द तर्कस। और हमारे साथ एक शख्सियत हैं उड़ीसा में, भुवनेश्वर से। हालांकि इनका कार्य क्षेत्र कई बार पूरे देश में होता है। आदिवासी यानी जनजाति और जल, जंगल, ज़मीन, जानवर, जन, इन सब मुद्दों पर आपने अपने पूरे जीवन का बड़ा लंबा अनुभव हासिल किया है। तो आज हम आपसे बात करेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आप अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करें। कुछ बताएं, अपना परिचय आप बता दें। मेरा नाम ब्रतिंदी जैना, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और आदिवासियों के साथ काम करती हूँ आदिवासी मुद्दे पर और जल, जंगल, ज़मीन के मुद्दे पर। कुदरती रूप से क्या आप भी आदिवासी परिवार में ही पैदा हुई हैं या नहीं? जी नहीं, मैं तो आदिवासी परिवार में पैदा नहीं हुई। मूल रहने वाले आप? मैं उड़ीसा की हूँ और मगर मैं काफ़ी समय से, करीब 20 साल से मैं आदिवासियों के साथ काम कर रही हूँ, इसीलिए उनके साथ एक अलग सा जुड़ाव है मेरा। जी। तो आदिवासी हमारे देश की जो मूल संस्कृति है उनमें कई ऐसी चीज़ें, आज आपकी भी बात हमने सुना और भी जो मेरा भी अपना अनुभव अध्ययन है, झारखंड में मैंने भी थोड़ा समय दिया है लोगों के बीच, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा समाज बने, उसके सूत्र, उसके कुछ मंत्र उनके जीवन शैली में समाहित हैं और उन्हें अगर हम थोड़ा पुनर्जीवित कर सकें, हम तो दूसरे शब्दों में कहेंगे कि थोड़ा संरक्षित कर सकें। आज जबकि चर्चा होती है कि जनजाति का विकास, तो हमें तो लगता है कि जनजाति का विकास हम लोग क्या करेंगे, उनसे तो हमको सीख के पहले अपना विकास करना है। पहले हमारे आदमियत की विकास हो जाए तब हम ठीक हो पाएंगे। कुछ बताएं। आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि पूरे जो विकास अगर देखेंगे उसकी परिभाषा और जिस तरीके से होना चाहिए, प्रकृति को साथ में लेके जो विकास की बात कर रहे हैं, वो आदिवासी समाज से हमें बहुत कुछ सीखना है। जब महेश्वता देवी की आप याद करेंगे, उन्होंने कहा था कि ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, ये तो गटर है। आदिवासी ही मुख्यधारा जैसे माने जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं से बहुत कुछ सीखना है। अभी जो पूरे कल विश्व वन दिवस था, आज विश्व जल दिवस है। ये सब दिवस पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जल को बचाना है, जंगल को बचाना है, धरती को बचाना है, ताकि संपूर्ण जीव जगत और जीव जगत के साथ साथ हम लोग भी बच सकें, क्योंकि सबको मार के तो हम बच नहीं सकते। और आदिवासी समुदाय क्या कर रहा है? आदिवासी समुदाय भी यही काम कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारा जंगल हमारा है, हमारा जंतु हमारा है, हमारा जल हमारा है। और जो प्रदूषण जो हम देख रहे हैं आज, और आज यहाँ के जो कुलपति प्रोफेसर पीके मिश्र ने जो दिखाया अपने प्रेजेंटेशन में, किस तरीके से वाराणसी है, अलग अलग जगह में नदी नाला बन रहा है, जो वरना और असी, जिस दो नदी के कारण वाराणसी की नाम हुआ है, वो दोनों नदी आज ख़त्म होने की कगार पर है। और गंगा जी बोल के हम जिनको संबोधन करते हैं, कोई गंगा मैया बोलते हैं, गंगा ऐसे हम नाम नहीं लेते हैं, इतना हमारे मन में सम्मान है, श्रद्धा है, वो उनको तो आज हम पीछे धकेल रहे हैं और वो नाला बन रही है और दुनिया भर के पूरे प्रदूषण उनके ऊपर है। और हम सोचते हैं कि सब कुछ नदी में बह जाने की ताकत है, जबकि ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति 5 किलो उठा सकता है, क्या वो 500 किलो उठा सकता है? आज नदी का यही हाल है। एक समय था लोग कम थे, कुछ हम डाल देते थे तो नदी में बह जाता था, मगर नदी को ही हम अगर एक चैनल सोचे कि पूरा हमारा कचरा लेते जाएगा, वो कहाँ से होगा? वो तो संभव ही नहीं है। तो यही हमारा सबसे बड़ा विडंबना है। और जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं और पारंपरिक वृक्ष कट रहे हैं, जो आम है, पीपल है, कटहल है, इमली है, जो पानी धरती के पेट में भरता है, वो पेड़ कट रहे हैं। और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ लग रहे हैं जो पानी को अंदर से सोख लेता है, तो फिर पानी आएगा कहाँ से? और कहाँ से हमारी धरती फिर जिंदा रहेगा? ये चीज़ें सब विदेशी, एक तरह से कहा जाए, इनको थोपा गया हमारे ऊपर और हमारे प्रबंधन में कहीं ना कहीं कमी है, जो इस देश के
हुक्मरान हैं जिनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें यहाँ नहीं थी। हमको कहीं न कहीं से सिखाया गया कि नहीं ये करो, और हमने गलती किया और उसका खामियाजा भुगत चला है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो विकास तथाकथित हो रहा है आजकल, क्या मुझे तो लगता है कि ये अप्राकृतिक विकास है। ये अप्राकृतिक, जो प्रकृति के साथ जुड़कर कोई विकास होता है उसमें आदमी को सुकून है, शांति है, जीवन है। अभी भी वनवासी, वन में रहने वाले तमाम लोग हमको मिलते हैं, वो तमाम अभावों के बाद भी उनके चेहरे पे एक चमक है, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, कहीं वो दीनहीन नहीं दिखाई देते। तो कितने बड़े समृद्ध वो हैं, भीतर से कितने समृद्ध हैं। तो हम अप्राकृतिक विकास की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए कैसे रास्ता बने? अभी बहुत बार होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, सुख की अनुभूति क्या है, हैप्पीनेस इंडिकेटर की भी हम लोग बात करते हैं। हमारी जो जीवन शैली है ना, वो सब इतना भयंकर तरीके से भौतिकवाद से जुड़ चुका है और प्राकृतिक संसाधन की लूट के ऊपर बना हुआ है। हम सोचते हैं एक मकान हमें खुशी नहीं दे सकता है, 10 मकान होना चाहिए। ज़्यादा 2 जोड़ी कपड़ा नहीं, हमारे पास 100 जोड़ी कपड़ा होने चाहिए। एक के कपड़े की 5,000 10,000 कीमत होनी चाहिए। आदिवासी के पास क्या होता है, एक झोंपड़ी, एक फटे कपड़े, 2 वक्त की 2 मुट्ठी चावल भी नहीं होता है। और उनके पास जो खुशी है, हमें वो गरीब दिखते हैं, वो अपने आप में बहुत धनी है, क्योंकि प्राकृतिक जीवन शैली में जी रहे हैं। स्वच्छ हवा है, साफ पानी है, पेड़ पौधे हैं, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। और हमें वो चीज़ें नहीं मिल रहे हैं। हम अपने मन बहलाने के लिए जंगल में जाते हैं, जाके इको टूरिज़्म की हम बात करते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जितना कचरा हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सांस में लेते हैं, वो गांव में जा रहे हैं, आदिवासी इलाके में जा रहे हैं और वहाँ गंदगी फैला के आ जाते हैं। अच्छा, आपका जो नाम है, बचपन में आपका कुछ बुलाने का दूसरा नाम रहा होगा कि यही था शुरू में? बचपन बुलाने का क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ऐसे बिंदु है। हाँ। और जो ब्रतिंदी नाम है वो पार्वती का दूसरा नाम है। ब्रतिंदी। ब्रतिंदी ये उड़िया का शब्द है कि जी बंगला का? नहीं, ये संस्कृत का नाम है। ब्रतिंदी। व्रत इंदी है, व्रत है, व्रत पार्वती जानते हैं, इंदी है, बिल्कुल सही कहा, शिवा। तो पार्वती इसका मतलब पहाड़ पर रहने वाली। तो आपको कुदरती आपका नाम भी वही मिला है कि जिस पहाड़ से आपको प्यार है, जिन पहाड़ पर रहने वालों से प्रेम है, तो आपके नाम का भी हुआ एक बेहतरीन अर्थ और है। इसका नाम दूसरा अर्थ ये है जिज्ञासा। जिज्ञासा। शिव और पार्वती कुछ नहीं है, शिव है ज्ञान का प्रतीक और पार्वती है जिज्ञासा। हमारी माइथोलॉजी में आप जितने बात सुनेंगे उसमें शिव को पूछते हैं पार्वती पूछती है, शिव और शिव उत्तर देते हैं। मतलब एक जिज्ञासा का नाम है पार्वती, बहुत कुछ जानने का और वो जानने से ज्ञान का आहरण का। तो मेरे पिताजी ने मेरे को ये नाम जब दिया था तब इसका अर्थ ये समझाया था कि ये अर्थ। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? सुरेंद्रनाथ। बहुत अच्छा। और आप हमारे दर्शकों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए जो आज अंधाधुंध विकास की दौड़ में भाग रहे हैं, जहाँ कहीं उनको चैन नहीं है, मृग तृष्णा की तरह से जहाँ दौड़ते हैं, आगे लगता है कि इसके आगे सुख है, इसके आगे सुख है, और सुख तो कहीं मिलता नहीं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात कहना चाहूँगी, वो युवा है या हमारे वर्ग की है, हमारी जो ज़रूरत है ना, उसमें अब लगाम कसने के समय आ चुकी है। हम बेलगाम अगर हम अपनी दौड़ रखेंगे, हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं और प्रकृति का दोहन होती जाएगी। हम एक समय ऐसे आएगा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम निस्व हो जाएंगे, क्योंकि रहेगा क्या हमारे पास? हम तो सब लूट के खा जाएंगे। और हमारे लिए ही नहीं, हमारे आने वाले 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी, हम कोई कमरा नहीं बदल रहे हैं, मकान नहीं बदल रहे हैं, धरती की बात होती है। एक धरती खत्म हो जाएगी, दूसरी धरती हम तैयार नहीं कर सकते। नहीं कर पाए। तो इसीलिए जो भूमि से जुड़े रहने की जो बात होती है, उसी से हमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संभालेंगे और उसी को संभालने के तरीके से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा, अगर हर कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी पूरी इच्छाएं मिटा दो, अपने जीवन को उत्सर्ग कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जीवन का 10% समय निकालो, 10% अपनी जुनून निकालो
क्योंकि ये एक जुनून है। हम मैं कहूँगी आप कर लेंगे, ये बात ही नहीं है। ये एक अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे तो हम इसको बचा सकते हैं। ये जब हमारे 100% की भी ज़रूरत नहीं, अगर 10% होगी तो हम आगे इस चीज़ को ले पाएंगे। मैं कहती रहूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी तो कल आप क्या सोचेंगे, ये तो कुछ किया ही नहीं, खाली बोल रही हैं, फिर वो कैसे होगा। तो जब जो हम कह रहे हैं उसको करें कैसे, हम सब जलसाथी कैसे बने, वृक्षारोपण कैसे करें, जो बीज का कैसे संरक्षण करें, पानी को कैसे बचाएं। आधा ग्लास पानी पी के आधा ग्लास फेंक देते हैं, तब कैसे हमें लगेगा नहीं नहीं ये आधा ग्लास कहाँ से आया। थोड़ा सा भी अन्न अपनी खाने की थाली में छोड़ते हैं तो सोचिए ये कहाँ से आया ये अन्न, हमने तो कोई मेहनत नहीं किया। तो इसको हम पूरा खाएं, उतना ले जितना हम वो कर सकते हैं। उड़ीसा की एक बहुत वही ऐसी महिला है रमा देवी करके, रमा देवी चौधरी, वो उनके बारे में आप कभी पढ़ सकते हैं। उनके पास 2 जोड़ी कपड़े होते थे, उनके पास एक छोटी सी बक्सा होती थी, 2 जोड़ी साड़ी का सेट होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। जब एक फटता था तो ही वो दूसरा जोड़ती थी। ऐसा नहीं कि 10 जोड़ी, हमारे पास इतना है कि हम उसको भोग भी नहीं कर पा रहे। ये भी देखिए, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में झांके तो कोई भोग नहीं कर सकता है। और जब जाएंगे हमारे साथ एक चीज़ नहीं जानने वाला है। सिकंदर का दोनों हाथ खाली था, क्या गया साथ में, और लूट मची है जैसे कि पता नहीं क्या क्या ले जाएंगे। अगर ऐसे कोई व्यवस्था होती कि यहाँ के बाद कहीं कुछ ले जाने का, ना जाने हम क्या करते। अभी कुछ नहीं ले जा पा रहे तभी यह हालत है। तो ये चीज़ जब हम समझेंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने साथी में, सबसे ये बात को कहीं ना कहीं रूप में रखेंगे और अपने काम में दिखाएंगे, धीरे 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 सब उसी रास्ते में आ जाएगी। और जब लालच की अंत होगी तब हमारे पूरे प्राकृतिक संसाधन, हम सब कुछ हम खुश रह पाएंगे और वही वास्तविक खुश होगा, विकास बिना विनाश के। अभी आपने जो सुना व्रतिंदी दीदी को, आपकी जो लालच पर लेकर के बात थी, शायद उन पंक्तियों का, उन बातों का यह भी एक आशय है कि कुदरत भर सकती है सबका पेट निरंतर, एक आदमी की भी हवस नहीं भर सकती, हवस नहीं पूरी कर सकती। तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आपके अपने निजी जीवन में कौन कौन लोग हैं, क्या आपके इन कार्यों से उनको खुशी मिलती है या कभी कभी झड़प होती है या नाराज़गी होती है, क्या झेलना पड़ता है, कैसा लगता है? आपने जो वाक्य कहा है ये महात्मा गांधी जी की कही हुई बात है और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं निजी जीवन की बात करूँ तो काफ़ी संघर्षमय रहा है, क्योंकि आदिवासियों के साथ काम करना, जल जंगल के मुद्दे पर काम करना आसान नहीं है। हर समय पर खतरा है, बहुत तरह की खतरा है, जान पर भी खतरा होता है, क्योंकि आप इतने बड़े कंपनी को रोकने की कोशिश करते हो, लोगों के लालच पर आप सवाल उठाते हो। लोग सोचते हैं कि आप विकास विरोधी है, आप देश की जो हित में हो रही है उसके विरोधी है। मगर एक चीज़ मैंने अपनी इतने समय की यात्रा में सीखा है कि कभी हारना नहीं है, हारना नहीं सीखा कभी ज़िंदगी में, कि और समझाते जाना है, कभी नहीं थकना है। 1000 बार मैं अगर आधी रात को भी उठा के कोई मुझे सवाल पूछने लगे कि ये चीज़ कैसे है, क्यों जंगल बचाना है, क्यों पानी बचाना है, क्यों आदिवासी को बचाना है, क्यों इसी तरह से रहना है, तो भी मेरे को कोई थकान नहीं होगी। मैं बताती जाऊंगी कि हाँ ये चीज़ इसीलिए करना है कि ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, और खाली इंसान की नहीं, पूरी जीव जगत की, जो आज हर चीज़ ख़त्म होने की कगार है। कोई भी बाघ ख़त्म हो रहा है, भालू ख़त्म हो रहा है, हाथी ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ कहाँ से आप लाएंगे? तो कुदरती की सृष्टि है ना, हम तो बनाया नहीं कभी। तो ये सब चीज़ में चैलेंज होता है, मगर बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे जैसे समझते हैं हज़ारों संख्या में जल साथी है। और एक बात है कि हम जीवन में जो कुछ बोलते हैं उसको अपनी काम में, अपने बात में उतारनी पड़ती है। वॉकिंग द टॉक बहुत ज़रूरी है।
अगर हम कुछ कह के बहुत अलग तरह का जैसा जीवन कहना वैसा शैली, करना, हाँ जैसा करना वैसा करना। बिल्कुल अपनी अलग तरह का जीवन शैली जिएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो जो बोलते हैं उसी तरह का जीना पड़ता है। वही आदिवासी गांव में रहती हूँ, वहीं पर छोटी सी झोपड़ी है रायगढ़ में, वो नियमगिरी में अम्बगुड़ा करके है। वहीं मिट्टी के बर्तन में खाना पकता है, लकड़ी का चूल्हा है, बहुत साधारण सा जीवन है। बहुत साथी आते हैं, वहीं रहते हैं। कोई विश्वास नहीं करता है कि हाँ ऐसे भी रहना होता है, ऐसे भी करता है। कोई इंटरनेट नहीं है, बहुत बार टेलीफोन भी नहीं लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब काम होता है बाहर आते हैं, भुवनेश्वर में रहते हैं, नहीं तो वापस वहीं। तो ये सब चीज़ में बहुत कुछ सीखने और बताने को मिलता है, और हर दिन कुछ ना कुछ जानने को मिलता है। और उन लोगों से जो प्रकृति के साथ रहते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं हैं, उनको आप देखते रहेंगे तो आप इतना कुछ सीखेंगे। वो साइलेंट टीचर्स हैं हमारे आदिवासी, कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है कि ये कहाँ सुनेंगे हमारे, तो पढ़े लिखे बड़े लोग। मगर उनके कार्यकलाप से आप देखेंगे ना, आप सीखते जाएंगे। कोई किताब में नहीं मिलेगा, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले आपके मन में इतनी व्यापक सोच, इतनी सुंदर सोच, आपका मन इतना सुंदर सुगठित हुआ, कुदरत ने बनाया, कुदरत को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। लेकिन इसकी प्रेरणा कहीं से शुरुआती कुछ ऐसा लगा कि कब आपने ऐसा कुछ सोचा कि मुझे इस दिशा में जाना है, ऐसा करना है? ऐसे बहुत पहले से मुझे माने प्रकृति से एक लगाव है। मेरे पिताजी गांधी जी से बहुत प्रेरित रहे हैं। अच्छा। वो जब यंग एज में थे तो तभी कलकत्ता में उन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में वो जोग दिया था। और मेरी माँ तो गृहिणी रही है, वो भी बहुत क्या नाम है साधारण। माता जी का? क्या नाम? मेरी माँ के नाम है कुंतला। हाँ, तो कुंतला जी है। तो कुंतला माने सुंदर बालों वाली। तो उन्हीं का माने उसी बहुत साधारण सी जीवन हम बचपन से हम लोग जिए, और उसी हिसाब से जब जीते अभी 2003 में जब मैं नियमगिरी के बारे में पता चला कि वहाँ बॉक्साइट है, वहाँ ऐसे खादान की होने जा रही है, तब मैं वहाँ जब गई, वो पहाड़ जब देखा, वो डोंगरिया कंद कुटिया कंद को देखा, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी पढ़ाई बाकी सब चीज़ तो ठीक है, मगर जब कुछ करना है। ऐसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मनस्तत्व से मैंने पीएचडी किया हुआ है। अच्छा, मनस्तत्व? हाँ, साइकोलॉजी में पीएचडी किया है। तो मैं पढ़ाती भी थी वहाँ। तो ये तो मैं प्रोफेसर, मेरे साथी लोग सब बन चुके हैं। तो मुझे शुरू से ये सोशल वर्क में इंटरेस्ट था, मगर जब ये नियमगिरी को देखा और नदी और ये झरना आदिवासी, मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ करना है तो यही कुछ करना है, इन्हीं के साथ करना है। और वहीं से जुड़ती गई, और पहले से जो सब भी काम किया था अलग अलग समुदाय के साथ, वो सबको साथ में जुड़ता हुआ ये एक लंबी यात्रा जैसे चली, और सारे समुदाय को उसके साथ जोड़ने का भी प्रक्रिया शुरू हो गया। भले वो राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, हर जगह से, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मैं काम से पहले जुड़ी हुई थी ऐसे जंगल की, और इसको लेके खास करके पानी को लेके, क्योंकि राजस्थान में जब काम कर रही थी पानी का किल्लत में समझ रही थी कि पानी का क्या कीमत है। खास करके अनुपम जी का बहुत आभार है कि उन्हीं से सीखा कि वास्तव में आसमान से एक बूंद गिरती है, एक बूंद कैसे सिल्वर ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं, रजत बूंदे को, तो क्या कीमत है। तो उसी से होते होते नियमगिरी जो आंदोलन है वो मेरा लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। उनका वो एम्पावर करना, आज भी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई हूँ, उन्हीं के साथ लगी हुई हूँ इसी आंदोलन में। और बाकी सब जन आंदोलन में जो पानी और जंगल को बचाता है, क्योंकि मेरे सोच है कि अल्टीमेटली वही हमें बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता है, जो सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमको समय दिया। और हमारी टीम भी एक छोटी सी है, हम लोग भी कुछ प्रयासरत करते हैं गाँव में काम करने का, और उम्मीद रखते हैं और मन में सपना जग रहा है कि आपसे कभी फिर मिलेंगे, फिर आपके उस कर्मभूमि तक हम लोग पहुँचे, क्योंकि सारा देश अपना है। तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे, फिर आपसे बात आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे
कार्य क्षेत्र में आइए। कार्य क्षेत्र क्या है? वो हमारा जमीन नहीं, है। वहाँ की मैं वहाँ थोड़ा आइए। मैं हिंदी कविता से जुड़ा हूँ। जी। जैसे आपने रजत बूंद अभी शब्द दिया, तो वहाँ के शब्द बांग्ला के, उड़ीसा के बड़े सुंदर सुंदर शब्द वहाँ कई बार मिल जाते हैं, तो बहुत मन को प्रिय लगता है। बहुत अच्छा लगेगा और आप ज़रूर आइए।